हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखिए सैटरडे हमने केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर चल रहा था आपका, सेल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जो आपके घरों में भी होती है बैटरी, उसके बारे में पढ़ा था। उसमें लवर सेतु के बारे में पढ़ा था, सॉल्ट ब्रिज जिसे बोलते हैं, उसका वर्क फंक्शन भी पढ़ा था। ठीक है, आज हमें पढ़ना है सेल को व्यक्त करने के लिए नियम। मतलब अब ऐसा तो है नहीं हर बार बैटरी बना के दिखाएंगे। ठीक है, तो सेल को लिखने के नियम हैं, उन नियमों को आपको याद रखना है। कई बार आपको रिएक्शन दे दी जाएगी सेल की, जैसे कि आपने पढ़ा था रेडॉक्स रिएक्शन हो रही थी एक सेल में, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया हो रही थी। ठीक है, तो उन रिएक्शन को नहीं लिखते, हम उसका आरेख बनाते हैं। तो कैसे वो आरेख बनाएंगे ये हमें पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। सबसे पहला नियम है, सेल में इलेक्ट्रोड को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। देखिए इलेक्ट्रोड को कैसे दिखाते हैं, यहाँ वैसे दिखा रखा है पर फिर भी मैं लिख देती हूँ। Zn जो भी वो है, सॉलिड है तो ब्रैकेट में, और अगर आपको पता है आयन बनेंगे तो एक्वस सॉल्यूशन में बनेंगे, तो यहाँ इसके ब्रैकेट में एक्वस। ठीक है, ये हमने लिख दिया जिंक इलेक्ट्रोड को। ऐसे ही हम कॉपर का भी लिख सकते हैं, Cu सॉलिड, Cu+2 एक्वस। ठीक है, ये सबसे पहला रूल है इलेक्ट्रोड को लिखने का, कि अगर आपका जिंक का इलेक्ट्रोड है तो आप किस तरीके से लिखेंगे। Zn ब्रैकेट में सॉलिड और Zn+2 आयन एक्वस में बनेंगे तो एक्वस। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रोड किस तरीके से लिखे जाते हैं। उसके बाद दूसरा रूल है, इनके बीच में जो खड़ी रेखा है उसका भी मतलब समझ लीजिए कि हमने खड़ी रेखा क्यों लगाई। जो खड़ी रेखा है उसका मतलब ये है कि जिंक का जो कॉन्टैक्ट है वो जिंक के आयन के साथ भी है, दोनों एक दूसरे के सीधे संपर्क में हैं। ठीक है, ये मतलब है इस खड़ी लाइन का। दूसरा है, सेल को निरूपित करते समय एनोड को बाईं तरफ तथा कैथोड को दाईं ओर लिखा जाता है। ये मैंने आपको सेल में भी बताया था, ये कंपलसरी है। एनोड को हमेशा आप लेफ़्ट साइड और कैथोड को हमेशा राइट साइड बनाएंगे, क्योंकि जब आप विद्युत अपघटनी सेल पढ़ेंगे जहाँ पर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करके केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, नहीं तो बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वहाँ पे आपका जो एनोड है वो पॉजिटिव हो जाएगा और कैथोड जो है वो निगेटिव हो जाएगा। चार्ज जरूर बदलेंगे, लेकिन आपको जो लिखना है वो लिखना एनोड लेफ्ट साइड है और कैथोड राइट साइड है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, एनोड को दर्शाने के लिए पहले धातु और फिर धातु आयन को लिखा जाता है। जैसे कि अभी आपने लिखा, हमने जिंक का एनोड पढ़ा था, तो पहले क्या है, धातु को लिखा और उसके बाद धातु आयन को, इसी तरीके से तो लिखा था, और इसका ही तो एनोड था आपका। ठीक है, फिर धातु आयन को लिखा जाता तथा इन्हें खड़ी रेखा द्वारा पृथक करते हैं, जैसे कि ये लिख के मैंने आपको दिखा दिया। फिर कैथोड को दर्शाने के लिए पहले धातु आयन और फिर धातु को लिखा जाता है। ठीक है, कैथोड में आपको क्या लिखना है, पहले धातु आयन और फिर धातु को, क्योंकि आपको रिएक्शन ही लिखनी है। देखिए ये जो एनोड आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन से बनता है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन अगर मुझे दिखानी है तो मैं कैसे दिखाऊंगी, Zn हैरो Zn+2 +2 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से तो दिखाऊंगी, तो इसे आप ऐसे ही लिखोगे। कॉपर का अगर रिडक्शन कराना है तो कैसे कराओगे, Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन हैरो Cu। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में जो है अभिक्रिया दी जाएंगी। जैसे ये अभिक्रिया दे दी और आपसे कह दिया कि इसका जरा सेल आरेख लिखो, तो कुछ नहीं करना, जैसे इसमें है सेम वैसे लिख देना है। ठीक है, Zn/Zn+2 सेम ऐसे यहाँ पे Cu+2/Cu। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप ये बात। उसके बाद है, विलयन की मोलर सांद्रता को आयन के सूत्र के पश्चात कोष्टक में लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए आपसे कहा कि 1 मोलर जिंक का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, देखिए कैसे करोगे। Zns इसमें तो लिखोगे नहीं आप, क्योंकि ये तो सॉलिड है, विलयन है ही नहीं, तो 1 मोलर कैसे हो जाएगा। लेकिन जहाँ पे आप आयन लिखेंगे वहाँ तो वो विलयन में होगा, तो यहाँ आप लिखेंगे ब्रैकेट में 1 मोलर। ठीक है, इस तरीके से लिखना है। अगर Cu का लिखना हो Cu+2 तो इसके नीचे 1 मोलर/Cu।
इस तरीके से लिखना है। अब क्या है, हमने इलेक्ट्रोड दोनों लिख दिए, उनकी कंसंट्रेशन लिख दी। अभी इस सेल में क्या बचा, लबर सेतु। तो देखिए कैसे लिखते हैं, लबर सेतु को 2 खड़ी लाइनों से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर मैं पूरी सेल जो मैंने आपको गैल्वेनिक सेल पढ़ाई है, अगर उसका पूरा आपका सेल आरेख लिखूं तो देखिए कैसे लिखेंगे। Zn S ओब्लिक Zn, यहाँ 1 मोलर सॉल्यूशन हम ले रहे हैं, +2 यहाँ लबर सेतु, क्योंकि लबर सेतु ही तो जोड़ रहा था। फिर Cu+2 यहाँ पर 1 मोलर ओब्लिक Cu। ये आपका पूरा जो है सेल का आरेख हो गया। ये आपका एनोड है और ये कैथोड है। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है, समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए इसमें एक ट्रिक है जो आप ध्यान रखेंगे, LOAN। क्या मतलब है इसका, देखिए L फॉर लेफ्ट, O फॉर ऑक्सीडेशन, A फॉर एनोड और N फॉर निगेटिव। याद रख सकते हो, गैल्वेनिक सेल के लिए है लोन। L फॉर लेफ्ट, मतलब लेफ्ट में क्या होगा, एनोड, और एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और एनोड होता कैसा है गैल्वेनिक सेल में, निगेटिव। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, सिंपल सा है। अब अगर मान लीजिए, ये तो आपके सारे रूल हो गए, मान लीजिए आपको केवल सेल आरेख दे रखा हो, तो उससे भी तो आप अभी की तरह लिख सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए मैंने एक सेल आरेख यहाँ पे बना दिया, हम इसी का बना लेते हैं Zn का ही। Zn सॉलिड ओब्लिक Zn+2 1 मोलर, Cu+2 1 मोलर ओब्लिक Cu। अब इससे मैंने कह दिया कि आप ज़रा ऑक्सीडेशन और रेडॉक्स रिएक्शन लिखो, सॉरी रिडक्शन रिएक्शन लिखो। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, एक रिएक्शन ये है, एक रिएक्शन ये है, लिख दो जैसा इसमें है। Zn S Zn+2, इट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, लिख दी रिएक्शन। ऐसे यहाँ पे Cu+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एरो Cu सॉलिड। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो रिएक्शन क्या बन जाएगी आपकी, Zn प्लस Cu+2 एरो Cu प्लस Zn+2, लिखी गई रिएक्शन। इस तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, मे भी समझ में आ गया होगा आपको। देखिए आगे देखते हैं, यहाँ पर ये लिख के भी बता रखी है रिएक्शन। देखिए अब एक क्वेश्चन है इसमें, अभिक्रिया Fe+2Ag एरो Fe+2 + 2Ag के लिए सेल आरेख बनाना है आपको, तो आप खुद से बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद है इलेक्ट्रोड विभव, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कुछ नहीं है, डेफिनेशन बहुत ईजी है। किसी इलेक्ट्रोड के विलयन में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति की माप को उस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। जैसे कि आपका जिंक का इलेक्ट्रोड था, एनोड था, क्या कर रहा था, वो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा था, तो उस पर जो विभव उत्पन्न होगा उसे क्या बोलेंगे आप, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, और जिसकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की जितनी अधिक प्रवृत्ति होगी उसका विभव उतना ही, ऑक्सीडेशन विभव उसका उतना ही अधिक होगा। ठीक है, सेम ऐसे ही आपका रिडक्शन वाला है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति की माप क्या होगा, अपचयन विभव। ठीक है, अब क्या है, एक चीज़ और लाइन है, मोस्ट है, ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव बराबर होते हैं, दोनों की वैल्यू समान होती है। डिफरेंस क्या होता है, साइन का, प्लस माइनस साइन का। ठीक है, देखिए यहाँ एग्जाम्पल दिखा रखा है आपको, Cu का अपचयन विभव 0.34 वोल्ट है, वैसे ही Cu का ऑक्सीकरण विभव -0.34 वोल्ट है। डिफरेंस क्या है, केवल साइन का। ठीक है, उसके बाद है मानक इलेक्ट्रोड विभव,
एक अर्ध सेल में 298 केल्विन पर 1 मोल पर लीटर सांद्रता के धातु विलयन में इलेक्ट्रोड का विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। यदि सेल की अभिक्रिया को अपचयन के रूप में व्यक्त करें तो इसे मानक अपचयन विभव कहते हैं। इसे ई नोट रिडक्शन के रूप में व्यक्त करते हैं, और यदि अभिक्रिया को ऑक्सीकरण के रूप में व्यक्त करें तो मानक ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। करना कुछ नहीं है, विभव वही रहेगा। कंडीशन आपको क्या लेनी है, 1 atm प्रेशर, 298 केल्विन टेम्परेचर, और विलयन की सांद्रता कितनी लेनी है, 1 मोलर। तो आपका जो इलेक्ट्रोड विभव होगा वो आपका कैसा होगा, मानक, स्टैंडर्ड। ठीक है, मतलब आपको एसटीपी कंडीशन लेनी है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन। फिर है आपका विद्युत वाहक बल। तो क्या है विद्युत वाहक बल, ईएमएफ, ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। दोनों इलेक्ट्रोडों के विभवों का अंतर क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल। फॉर्मूला होगा ईएमएफ बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, तो कैथोड की वैल्यू से एनोड की वैल्यू घटा लेंगे तो आपका ईएमएफ आ जाएगा। इसके कुछ सवाल होंगे जो हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।